हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डीएसएम के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देंगे, सूचनाएं देंगे, डिस्कस करेंगे आपसे डीएसएम 5 के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं। डीएसएम जो है वह उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। और ये हम जो आज बात करेंगे ये हम बात करेंगे 5th एडिशन की। तो सबसे पहले जो डीएसएम जो निकली थी, पब्लिश हुई थी, वो 1952 के अंदर हुई थी। और डीएसएम क्या है? डीएसएम एक मैनुअल है, या हम बोल सकते हैं एक बुक है, या एक बाइबल है, जो कि साइकोलॉजी की फील्ड के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, काउंसलर्स के लिए, साइकेट्रिस्ट के लिए, हेल्थ ऑफिसर के लिए एक बाइबल का काम करती है। मीन्स ये एक बुक हो गई, एक गाइड हो गई। तो इस डीएसएम में होता क्या है कि इसमें सिम्टम्स के बेस पे, सिम्टम्स लक्षण के बेस पर हम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर, या दूसरी भाषा में हम किसी बीमारी को डायग्नोज करते हैं, जिससे कि उस क्लाइंट के या उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। और हम इसमें देखते क्या है कि जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है, जो हमें उसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो किस बीमारी से संबंधित हैं, वो किस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित हैं, या हम कह सकते हैं कि वो किस मेंटल डिसऑर्डर से संबंधित हैं। और जनरली यदि हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि वो एक्टिविटीज जो हमारे डे टू डे लाइफ में, जो हमारे डे टू डे लाइफ की जो हमारी एक्टिविटीज हैं, यदि उसमें कुछ इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाए, तो वो हम फिर मानते हैं उसको डिसऑर्डर। तो जो ये डीएसएम जो है, जो 5 की हम बात कर रहे हैं, ये डीएसएम जो 5 है, जिसे हम एक मैनुअल बता रहे हैं, जो एक मैनुअल होती है, ये एपीए, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, एंड डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के कोलिब्रेशन से मिलकर इसका निर्माण किया जाता है। डीएसएम के अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट की हम राय लेते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं। बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट, रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट को हम फ्रंट टू फ्रंट बैठ के कि किस प्रकार से इस मैनुअल को बनाया जाए कि हम सिम्टम्स के बेस पे पेशेंट का बीमारी का पता लगा सकें, डायग्नोज कर सकें उसको, जिससे उसे एक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन डीएसएम को यूज करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग उस एक्सपर्ट को होनी चाहिए, या जो व्यक्ति इसको यूज कर रहा है उसके पास एक लाइसेंस भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये प्रोफेशनल्स में देखा गया है कि जो डीएसएम के अंदर लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, तो प्रोफेशनल करते क्या है कि जब उन सिम्टम्स को पढ़ने लग जाते हैं, बुक को पढ़ते हैं, उस मैनुअल को पढ़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये जो सिम्टम्स हैं
ये हमारे अंदर भी दिखाई दे रहे हैं हमें, और ये लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं, क्या पता हमें सिजोफ्रेनिया ना हो, हमें ओसीडी हो, मतलब एक तरह का उनमें कंफ्यूजन आ जाता है, वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए मैनुअल को यूज करने से पहले इसका लाइसेंस और एक ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। और DSM 5 जो है वो एक DSM 4 का ही रिवीजन है। तो जनरली हम बात करते हैं कि भाई जैसे DSM 1, 2, 3, 4, 5 आया, तो ये DSM चेंज क्यों हुआ, DSM के नए नए रिवीजन क्यों करने पड़े, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि भाई डेवलपमेंट तो पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया है चाहे अमेरिका है, और वो भी साइकोलॉजी की फील्ड में, न्यूरो साइंस के अंदर, साइकोलॉजिकल टूल्स में भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इन सब चीज को देखते हुए मैनुअल में भी रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि नई नई बीमारियां भी आ रही हैं, सिम्टम्स भी आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए मैनुअल में चेंज करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इस मैनुअल को कौन कौन यूज कर सकता है। इस मैनुअल को काउंसलर यूज कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं यूज, साइकेट्रिस्ट यूज कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट यूज कर साइकेट्रिस्ट यूज कर सकते हैं, क्लिनिकल्स यूज कर सकते हैं, रिसर्चर यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक मेन चीज ये आती है कि इसमें कौन सी भाषा रखी जाए कि इस भाषा का, इस लैंग्वेज का सारे देशों में एक ही मतलब हो। तो हम इसमें करते क्या है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो चाहे वो प्रोफेशनल इंडिया का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, उसको समझ सके, उसको ट्रांसलेट कर पाए। तो जो पहले DSM 4 था और आज DSM 5 की बात हम कर रहे हैं, तो DSM 5 में क्या होता है कि एक लिस्ट होती है चैप्टर्स की, एक सीरीज होती है, एक चेन होती है, या एक सीक्वेंस होती है डिसऑर्डर की। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले इन्फेंसी आती है, इसके बाद चाइल्डहुड आता है, एडोलेसेंस आता है, एंड सो ऑन। उसी प्रकार इस बुक के अंदर भी जो बीमारियां होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो एज के बढ़ते हुए क्रम में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एज लिखी होती हैं कि इस एज में ये बीमारी हो सकती है, ये सिम्टम्स है, ये बीमारी होगी, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। मींस कि DSM 5 में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए। अब हम बात करते हैं कि भाई DSM 4 और DSM 5 में अंतर क्या है। DSM जो 5 इस समय चल रहा है उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके अंदर। तो नंबर 1 कि DSM के अंदर जो पहले हम रोमन नंबर यूज करते थे, आज उसकी जगह अरेबिक नंबर का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट, जो पहले हम एबनॉर्मलिटी को
नेगेटिविटी की नजर से देखते थे, आज उसका भी अर्थ बदल दिया गया है। अर्थात आज नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी की जो हम बात करते हैं, उसमें यह बताया गया है कि एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है कि आदमी दूसरे से डिफरेंट कैसे है, कैसे अलग है, कैसे हटकर है। मीन्स कि एबनॉर्मलिटी को हल्का सा नॉर्मल से हटके, मतलब कि उसको कोई डिसऑर्डर ना समझे, डिसऑर्डर उसको ना समझा जाए। तीसरी बात कि ये जो पहले मल्टी एक्सियल सिस्टम था कि हम डिसऑर्डर्स को हमने एक्सिस पे डिवाइड कर रखा था या कैटेगरीज में बांट रखा था, उस सिस्टम को आज हमने निकाल दिया है। जो मैंने अभी पहले बात की, आपको पहले बताया मैंने कि अब हमने बीमारियों की एक सीक्वेंस बना दी है, डिसऑर्डर की एक सीक्वेंस बना दी है एज के हिसाब से। इसके बाद क्या चेंजेस हुए कि कल्चरल फैक्टर्स को भी ले लिया गया है, कि कल्चर का भी इंपैक्ट देखा गया कि भाई यदि किसी कल्चर में कोई चीज नॉर्मल है तो क्या पता वो चीज दूसरे कल्चर में एबनॉर्मल हो। तो इसकी भी जानकारी एक प्रोफेशनल को होनी चाहिए जो कि इस मैनुअल को यूज कर रहा है। माइंड और बॉडी, मन एवं शरीर, इस पे भी बहुत फोकस किया गया है DSM-5 में। उसको यह बताया गया है कि इसको अलग ना समझा जाए, उसको एक ही समझा जाए। चाहे बीमारी माइंड की हो, उसका भी असर बॉडी पर आएगा, अब बॉडी पर है तो उसका भी माइंड पर असर आएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हमने DSM-5 में क्या किया है कि कुछ बीमारियों को, कुछ डिसऑर्डर्स को हटा दिया है और कुछ डिसऑर्डर को एक दूसरे के साथ कंपाइल कर दिया है, ऐड कर दिया है, मर्ज कर दिया है। और कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं उनके नाम भी बदल दिए गए हैं, जैसे डिमेंशिया, एमनीशिया है, इसको इस नाम से न बोलकर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर का नाम दिया है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि DSM-4 और 5 में बहुत ही बदलाव हो चुका है। तो DSM-5 में जो ये सीक्वेंस आई है, लेकिन DSM-4 में क्या था, एक्सिस वाइज था, कैटेगरीज वाइज था। तो आज की लेक्चर में सिर्फ इतना ही समझा रहा हूं मैं आपको कि DSM जो है, हम सिम्टम्स के बेस पे, हम लक्षण के बेस पे बीमारी को डायग्नोज करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं, जिससे कि पेशेंट या क्लाइंट के ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। थैंक यू।